अरे भाग्यवान, सत्या कहाँ है? नाश्ते का समय हो गया है और साहबजादे अभी तक फरार हैं। सेठ जानकीदास जी बोले, अरे सुबह सुबह निकल गया था, पता नहीं क्यों नहीं लौटा अब तक। कल्याणी ने टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहा। वैसे नाश्ते में क्या बनाया है? सेठ जानकीदास ने कल्याणी से पूछा। वही आपकी पसंद के गोभी आलू के पराठे, प्याज वाला रायता और हरी चटनी। कल्याणी बोली, वाह भाई वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा नाश्ते का। लेकिन ये सत्या कहाँ? उसके आने तक पराठे ठंडे हो जाएंगे। सेठ जानकीदास जी बोले, ए जी, उसकी चिंता मत कीजिए। वो कह रहा था कि नाश्ते में वो घी के पराठे नहीं खाएगा। उसने नमकीन दलिया बनाने को कहा तो बना दिया और बोल रहा था कि कुछ फल काट देना, उसी का नाश्ता करेगा। कल्याणी बोली, ये क्या है जी? विलायत से डॉक्टरी पढ़कर आने पर तो उसके मिजाज ही बदल गए। सेठ जानकीदास जी बोले, विलायत से पढ़कर आया है तो कुछ रंग तो विलायत का चढ़ेगा ही। कह रहा था वह सब ऐसा ही उबला हुआ खाते हैं, तले और मसालेदार खाने से तो वो कोसों दूर रहते हैं, तभी तो वे हल्के रहते हैं। कल्याणी बोली, अरे कहीं दलिया और फलों से शरीर में जान आती है? ये तो बीमारों वाला खाना है। फल तो हम लोग चलते फिरते ऐसे ही 1-आध किलो खा जाते हैं। दम तो घी और पराठे बचपन से खाते आ रहे हैं, हमें तो आज तक कुछ न हुआ। सेठ जानकीदास जी बोले, अरे वो नए ज़माने का लड़का है और फिर कुछ नए तौर तरीके वो विलायत से भी सीख कर आया है। आप क्यों बुरा मानते हैं? कल्याणी बोली, मैं कहाँ बुरा मान रहा हूँ, अच्छी बात है कि वो नए तौर तरीके सीख रहा है। सेठ जानकीदास बोले, दोनों पति पत्नी बातें ही कर रहे थे कि तभी बगले में गेट पर मोटर आकर रुकी। लगता है सत्या आ गया। कल्याणी बोली। तभी सत्या घर के भीतर दाखिल होते हुए बोला, माँ मैं नहा कर आता हूँ, मेरा नाश्ता लगा दो। क्यों साहबजादे, सुबह सुबह कहाँ हो आए? सेठ जानकीदास ने सत्या से पूछा। वो बाबूजी, सोचा सुबह सुबह कुछ वर्जिश कर आऊं, इसलिए रामदयाल बाग चला गया था सैर करने। वर्जिश करने से सेहत अच्छी रहती है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चला कीजिए, आपकी सेहत में सुधार होगा। सत्या बोला, रहने दे ये चोचले, भला मेरी सेहत को क्या हुआ है? सेठ जानकीदास बोले, ये जो आपकी टोन है ना, दिन ब दिन तरक्की कर रही है, उसके लिए। सत्या बोला, अरे ये तो खाते पीते घर की निशानी है। सेठ जानकीदास से बोले, यही टोन तो बीमारियों की जड़ है। आपको विलायत में कोई भी टोन वाला नहीं दिखेगा। सत्या बोला, रहने दे विलायत की बातें, मुझे सब मालूम है कि गोरे लोग कैसे होते हैं। सेठ जानकीदास जी बोले, बाबूजी, उनका जीवन व्यवस्थित होता है, उनके अपने नियम कायदे हैं, जिनका वो सख्ती से पालन करते हैं। सत्या बोला, ज़्यादा गुणगान मत कर विलायत के, मुझे सब मालूम है। सेठ जानकीदास बोले, नहीं बाबूजी, आपको कुछ नहीं मालूम, वो हमारी तरह रिश्तों में बंधे हुए नहीं रहते। सत्या बोला, जी जाकर नहा ले, मुझे ज्ञान मत सिखा। वे क्या जाने रिश्तों के बारे में? वहाँ की हिमेमों का पहनावा देखा है तूने? आधा बदन खुला ही रहता है,
सेठ जानकी दास जी बोले, लेकिन बाबूजी, वहाँ की महिलाओं को कितनी आज़ादी है, पढ़ने लिखने की, घूमने फिरने की, नौकरी करने की, यहाँ तक अपना जीवन साथी चुनने की भी। सत्या बोला, सुन, मुझे तेरा विलायत पुराण नहीं सुनना। तेरी माँ ने नहीं, मुझे उसके घर वालों ने चुना था, फिर भी वो मेरे साथ खुश है कि नहीं? सेठ जानकी दास जी बोले, लेकिन अगर यहाँ भी विलायत की तरह होने लगे तो कितना अच्छा हो। सत्या बोला, तेरा दिमाग फिर गया है। हमारे यहाँ जो जैसा है बहुत अच्छा है। हमारी परंपराओं के लिए ही हमारा देश पूरे संसार में जाना जाता है। वे लोग घटिया हैं और उनकी परंपराएं भी। सेठ जानकी दास जी बोले, वे घटिया नहीं हैं बाबूजी, उनके भीतर सच्चाई को स्वीकारने की क्षमता है जो हमें नहीं है। सत्या बोला, कौन सी सच्चाई? वहाँ तो महिलाएं भी खुलेआम शराब पीती हैं, तो क्या हम भी हमारे देश की महिलाओं को शराब पिलाना शुरू कर दें? सेठ जानकी दास जी बोले, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ों को अपनाने में तो कोई बुराई नहीं है। सत्या बोला, चुप कर नालायक, क्या विलायत से यही सीख कर आया है? लगता है ज़्यादा पढ़ने से तू भ्रमित हो गया है। सेठ जानकी दास जी बोले, बाबूजी, जिसे आप भ्रम कह रहे हैं वह सच्चाई है। सत्या बोला, सुनिए, अब बहस बंद भी कीजिए न, सत्या भूखा होगा। कल्याणी बोली, मैं बहस कर रहा हूँ, अपने लाडलों को क्यों नहीं समझाती? बाप को ज्ञान देने चला है। सेठ जानकी दास जी बोले, सत्या, चल तू नहाने जा, तब तक मैं तेरा नाश्ता टेबल पर लगाती हूँ। कल्याणी बोली। कल्याणी की बात सुनकर सत्या नहाने चला गया। ए जी, क्यों उलझते हो जवान लड़के से? ये क्या आपको शोभा देता है? कल्याणी बोली, मैं नहीं, वो उलझ रहा था मुझसे। सेठ जानकी दास जी बोले, अच्छा ठीक है, अब शांत भी हो जाइए और आज दफ्तर नहीं जाना क्या? कल्याणी बोली, हाँ, नाश्ता करके जाता हूँ। अरे सत्या से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन मैं तो भूल ही गया। सेठ जानकी दास जी बोले, मुझे बता दीजिए, मैं उससे कह दूंगी। कल्याणी बोली, सत्या अस्पताल खोलना चाहता था ना, तो उसके लिए ज़मीन का इंतज़ाम हो गया है। कहो तो कल ही ज़मीन देखने चले। सेठ जानकी दास जी बोले, ठीक है, मैं उससे कह दूंगी। कल्याणी बोली, ठीक है, तो मैं दफ्तर के लिए निकलता हूँ। रात के खाने पर इस विषय पर बात होगी। सेठ जानकी दास जी बोले, ठीक है। कल्याणी बोली, तो ये था सेठ जानकी दास जी का परिवार। जानकी दास जी बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनकी कपड़ों की कई मिलें हैं और भी छोटे मोटे व्यापार हैं। इनकी पत्नी कल्याणी और इनका इकलौता बेटा सत्य सुंदर है, जो कि अभी अभी विलायत से डॉक्टरी करके लौटा है और अपना खुद का अस्पताल खोलना चाहता है, जहां वो गरीबों को मुफ्त इलाज देगा। सेठ जानकी दास जी भी उनके इस नेक काम में उसकी मदद करना चाहते हैं। वो बहुत आदर्श वाले पारंपरिक व्यक्ति हैं। अपने देश की परंपराओं को वो सबसे अच्छा मानते हैं और इसी बात को लेकर बाप बेटे में हमेशा जंग छिड़ी रहती है। जब जंग ज़्यादा बढ़ जाती है तो कल्याणी को उन दोनों के बीच आना पड़ता है, बीच बचाव करने। बस ऐसा ही हंसता खेलता परिवार है सेठ जानकी दास जी का। रात के खाने के समय, चलिए जी
खाना लग गया है और सत्या तुझे अलग से कहना पड़ेगा क्या? कल्याणी ने दोनों को आवाज़ दी, अभी आया माँ। सत्या बोला और सत्या खाने के टेबल पर पहुँचा। खाना देखकर सत्या फौरन बोला, ये क्या माँ, कितनी बार कहा है कि मेरे लिए हल्का खाना बनाया करो। देखो तो ऐसा लग रहा है कि सब्जियां तेल और मसाले के तालाब में गोते लगा रही हो। सत्या बोला, तेरे बाबूजी को तो ऐसा ही खाना खाने की आदत है, लेकिन तू चिंता मत कर। जो ये 2 बर्तन है ना, ज़रा इनका ढक्कन तो उठा। मैंने तेरे लिए एकदम सादी लौकी की सब्जी और पतली मूंग की दाल बनाई है। कल्याणी बोली, मेरी अच्छी माँ, तुम कितनी प्यारी हो। सत्या बोला, अच्छा अब चल बैठ, ये तेरे बाबूजी कहाँ रह गए? कल्याणी बोली, आया भगवान, कुछ सब्र रखो। सेठ जानकीदास जी टेबल की ओर आते हुए बोले, चलिए बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। कल्याणी बोली। तब सत्या ने जानकीदास जी से पूछा, अच्छा बाबूजी, तो ज़मीन कहाँ मिली आपको? अरे शहर से बाहर अपने फार्म हाउस के पास जो अपना बगीचा है ना, उसके पास एक ज़मीन है। वहीं पास में एक छोटा सा गांव भी है। वो ज़मीन बिकाऊ है। अगर तू कहे तो कल ही चलते हैं वो ज़मीन देखने। सेठ जानकीदास जी बोले, जी बिल्कुल, नेकी और पूछ मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अस्पताल बन जाए। सत्या बोला, कल्याणी तुम भी संग चलना, कल फार्म हाउस में ही दिन बिताएंगे। सुबह कुछ नाश्ता तैयार करके पैक कर लेना, सुबह सुबह ही निकलेंगे ज़मीन देखने। जानकीदास जी बोले, जी बहुत अच्छा, मैं सब तैयार कर लूँगी। कल्याणी बोली। और दूसरे दिन सुबह सुबह सब ज़मीन देखने निकले। फार्म हाउस पहुँचे तो वहाँ का नौकर काशी मोटर के पास आकर बोला, मालकिन आप भी आई हैं इतने दिनों बाद? हाँ रे, आ गई। और सिंकी कहाँ है? कल्याणी ने पूछा। वो तो कल ही गांव चली गई, माई की तबीयत ठीक नहीं थी। काशी बोला, कोई बात नहीं। कल्याणी बोली, तो क्या खाएगी नाश्ते में? हम जल्दी से तैयार किए देते हैं। काशी बोला, ना काशी, मैं नाश्ता साथ में लाई हूँ, बाद में कुछ चाहिए होगा तो बोल दूंगी। तो फिर हम जाते हैं। काशी बोला, ठीक है काशी। कल्याणी बोली। फिर सबने साथ में लाया हुआ नाश्ता किया। सेठ जी बोले, मैं थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूँ। सत्य सुंदर बोला, ठीक बाबूजी, आप आराम कीजिए, मैं तब तक बगीचा घूमकर आता हूँ। और इतना कहकर सत्य सुंदर बगीचे में चला गया। सत्य सुंदर बगीचे के भीतर घुसा ही था कि किसी लड़की की आवाज़ आई, कौन है, कौन है वहाँ? लगता है कि फूल चुराने आए हो। नहीं जी, भला मैं क्यों फूल चुराऊंगा? सत्य सुंदर बोला, तो यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की ने सत्य सुंदर के सामने आकर पूछा। उस लड़की का रूप देखकर एक पल को सत्य सुंदर मौन रहा, फिर बोला, जी मैं तो यहाँ घूमने चला आया था। झूठ मत बोलो, तुम ये मत समझना कि मैं अंधी हूँ तो मुझे मालूम नहीं चलेगा कि तुम वही फूल चोर हो जो रोज बगीचे के फूल चुरा कर ले जाते हो। वह लड़की बोली। सत्य सुंदर को जब ये पता हो गया कि वो अंधी तो बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, जब खाने को नहीं होता तो फूल चुरा कर बेच देता हूँ। सत्य सुंदर बोला, सच में
तुम बहुत गरीब हो? उस लड़की ने पूछा। हाँ, सच में। कल से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। सत्य सुंदर बोला। तो मुझे माफ़ कर दो, तुम फूल तोड़ सकते हो, मैं कुछ न कहूँगी। वो लड़की बोली। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सुंदर बोला। धन्यवाद कैसा? तुम भी, मैं भी गरीब, मैं और मदद को नहीं कर सकती तुम्हारी, लेकिन इतना तो कर ही सकती हूँ। वो लड़की बोली। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? सत्य सुंदर ने पूछा। कजरी। कजरी नाम है मेरा। कजरी बोली। और तुम्हारा नाम क्या है? कजरी ने सत्य सुंदर से पूछा। मेरा नाम सुंदर है। सत्य सुंदर बोला। तुम कुछ काम नहीं करते क्या? कजरी ने पूछा। कोई काम ही नहीं देता। सत्य सुंदर बोला। अच्छा, तो ये बात है, मैं अब जाती हूँ। बाबू राह देखते होंगे, फिर बाजार भी तो जाना है फूल बेचने। कजरी बोली। तो तुम यहाँ रोज फूल तोड़ने आती हो? सत्य सुंदर ने पूछा। हाँ, फूल न तोड़ूं तो गुजारा कैसे हो? बाबू मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उससे खर्चा नहीं चल पाता। कजरी बोली। लेकिन तुम तो देख नहीं सकती, तो फूल कैसे तोड़ती हो? सत्य सुंदर ने पूछा। खुशबू से, फूलों की खुशबू से पहचान लेती हूँ। कजरी बोली। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। सत्य सुंदर बोला। मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और इतना कहकर कजरी बगीचे से चली गई। कजरी बगीचे से चली तो गई, लेकिन जाते जाते सत्य सुंदर के आँखियों की निंदिया और दिल का चैन छीन कर ले गई। कोई लड़की इतनी सुंदर भी हो सकती है, ये सत्य सुंदर ने कभी नहीं सोचा था। वो तो विलायत से पढ़कर आया था, वहाँ तो उसने एक से एक गोरी मैम देखी थी, लेकिन जो सादगी कजरी में थी, शायद वो सादगी किसी देवी की मूरत में देखने को मिलती है। वो खुशी खुशी फार्म हाउस लौट आया। तब तक सेठ जानकी दास जी आराम कर चुके थे और उन्होंने सत्या से जमीन देखने को कहा। सब जमीन देखने गए और उन सबको जमीन पसंद भी आ गई। तो फिर पक्का रहा कि अस्पताल इसी ज़मीन पर बनेगा। मैं कल ही इस ज़मीन के मालिक के पास सौदा पक्का करके आता हूँ और एक अच्छा सा मुहूर्त देकर जल्द से जल्द इसका भूमि पूजन करवा देते हैं। अब शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सेठ जानकी दास जी बोले। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। जितनी जल्दी अस्पताल बन जाएगा, उतनी जल्दी ही गरीबों को मुफ्त में इलाज मिल सकेगा। सत्य सुंदर बोला। चलो फिर घर चलते हैं। जिस दिन इसका दाम चुक जाएगा और कागजात हमारे हाथ में आते ही इसके चारों ओर घेराबंदी करवा देते हैं और भूमि पूजन के बाद फौरन ही न्यू डलवा कर काम शुरू करवा देंगे। सेठ जानकी दास जी बोले। जी बिल्कुल ठीक है जी। कल्याणी बोली। और उधर कजरी के घर पर जैसे ही कजरी घर पहुंची, कजरी के बाबू रामाधीर ने पूछा, इतनी देर कहाँ कर दी बिटिया? मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी बाबू। वो बगीचे में कोई मिल गया था, उससे बात करने लगी थी। कजरी बोली। कितनी बार कहा है कि अनजानों से बात मत किया कर, इतनी जल्दी तू किसी पर भी भरोसा कर लेती है। रामाधीर बोला। बाबू वो भला आदमी लगता था। कजरी बोली। बिटिया सभी भले ही दिखते हैं, लेकिन कब कौन किसका कहाँ गला काट कर भाग जाए ये कोई नहीं जानता। फिर तू तो देख भी नहीं सकती।
रामाधीर बोला, मैं अंधी हूँ ना, इसलिए तुम्हें चिंता लगी रहती है। कजरी ने रामाधीर से पूछा, ऐसा क्यों कहती है पगली? तेरे अंधे होने से नहीं, चिंता इसलिए रहती है कि मैं तेरा बाप हूँ और हर बाप को अपनी बेटी की चिंता रहती है। रामाधीर बोला, ठीक है बाबू, अब से देर नहीं किया करूँगी। कजरी बोली, ये ले खाना मैंने बांध दिया है, बाजार जाकर फूल बेच आ, और हाँ, संभल कर जाना। रामाधीर बोला, ठीक है बाबू, और कहकर कजरी ने अपनी फूलों की डलिया सिर पर रखी, खाना लिया और लाठी के सहारे चल पड़ी बाजार की ओर। थोड़ी दूर चली ही थी कि किसी ने आवाज़ दी, कहाँ चली कजरी? अरे बाके, तू यहाँ क्या कर रहा है? करम जले, कजरी बोली, बस तेरी ही राह देख रहा हूँ। बाके बोला, क्यों, तू क्या मेरी राहों पर फूल बिछाएगा? कजरी ने पूछा, बस एक बार ब्याह के लिए हाँ बोल दे मेरी जान, तेरे लिए आसमान से चांद तारे न तोड़ लाऊं तो कहना। बाके बोला, क्यों, सुबह से और कोई नहीं मिला क्या जो मेरा दिमाग खा रहा है? कजरी बोली, मिले तो बहुत, लेकिन तेरे जैसा नहीं मिला मेरी जान। बाके बोला, ये औकात में रह नहीं तो इस लाठी से तेरा सिर फोड़ दूंगी, आवारा कहीं का। कजरी बोली, आवारा नहीं, तेरा आशिक हूँ, चल अभी जाता हूँ, लेकिन देख लेना, तुझे एक न एक दिन अपना बनाकर ही रहूँगा। बाके बोला, चल जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, बड़ा आया अपना बनाने वाला। कजरी बोली, हाँ जाता हूँ, इतनी अकल किसको दिखाती है? और इतना कहकर बाके वहाँ से चला गया और कजरी भी बाजार निकल गई। शाम तक जानकी दास जी का परिवार फार्म हाउस से लौट आया। रात के खाने के बाद जो ही सत्या अपने मखमली बिस्तर पर पहुंचा, उसे कजरी का ध्यान हो आया। रह रहकर वह उसके बारे में सोचने लगा। कितनी मीठी आवाज़ थी उसकी, कितनी मोहनी सी सूरत थी, और मैंने कहा कि मैं गरीब हूँ तो उसने भरोसा भी कर लिया। कितनी भोली और मासूम है। सत्या अपनी आँखों में कजरी की सूरत बसाकर झपकने लगा और थोड़ी देर में सो भी गया। उधर कजरी के घर के नाम पर कहे तो एक छोटी सी कोठरी है। पीछे आम का पेड़ लगा है और आगे एक कुआं है जहाँ थोड़ी सी फुलवारी लगी है और कुछ सब्जियां भी लगी है। छोटी छोटी डंडियों को तोड़कर घर को घेर रखा है जहाँ दोनों बाप बेटी रहते हैं। कजरी के बापू रामाधीर ही खाना बना रहे थे, क्योंकि कजरी जब भी खाना बनाती है तो चूल्हे की आग से अपना हाथ ज़रूर जला बैठती है। इसलिए रामाधीर कजरी को खाना नहीं बनाने देता और आज कजरी का मन भी नहीं था खाना बनाने का, इसलिए वह चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी। क्या सोचती है बेटी? रामाधीर ने पूछा। कुछ नहीं बाबू, वो बाके मिला था रास्ते में और आज फिर फालतू की बातें कर रहा था। कजरी बोली, तो तू उसे एक चमाट न देती लेकर कहीं का? रामाधीर बोला, मैं भी कहाँ दबने वाली थी, खूब सुनाया उसे, आखिरकार उसे भागना ही पड़ा। कजरी बोली, बिल्कुल ठीक किया बेटी। रामाधीर बोला, लेकिन बाबू जो आज बगीचे में मिला था वो अच्छा आदमी लग रहा था। कजरी बोली, अनजाने कभी अच्छे नहीं होते पगली, कितनी बार कहा है। रामाधीर बोला, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता था। कजरी बोली,
अच्छा चल अब यह सब छोड़, चल खाना खा ले। रामधीर बोला। दोनों बाप बेटी ने खाना खाया और अपनी अपनी खाट पर लेट गए, लेकिन कजरी कुछ सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी। वह सुंदर की बातों को सोच सोचकर खुश हो रही थी और सुंदर के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हुई, सत्य सुंदर उठा। आज उसे सब अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था और वह सैर पर निकल गया। वापस आकर उसने नहाया और नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। क्या बात है साहबजादे, आज आप समय पर हाजिर हो गए? जानकी दास जी ने पूछा। जी बाबूजी, सैर करके थोड़ा जल्दी आ गया था, सत्या बोला। भाई कल्याणी, अपने साहबजादे का स्पेशल नाश्ता तो ले आओ, सेठ जानकी दास जी बोले। अभी लाई, कल्याणी बोली और कुछ ही देर में कल्याणी ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करते करते सत्य सुंदर बोला। बाबूजी, सोचता हूँ कि आज और फार्म हाउस की ओर घूम आऊं, लेकिन क्यों? कल सब ठीक से देख तो लिया था, सेठ जानकी दास बोले, लेकिन गांव देखना बाकी रह गया है। सोचता हूँ गांव के आसपास का भी मुआयना कर ही आऊं, सत्या बोला। फिर कभी चले जाना, आज ही क्यों? जानकी दास जी बोले। जाने दीजिए ना, घर में भी तो दिन भर किताबों में ही घुसा रहता है। ले देकर एक ही दोस्त है और वो भी बाहर गांव गया है, कल्याणी बोली। ठीक है तो घूम आओ, मैं दफ्तर की ओर निकलता हूँ। और इतना कहकर सेठ जानकी दास जी मोटर में बैठ के फिर ड्राइवर से दफ्तर चलने को कहा। बेटा, तुझसे एक काम है, कल्याणी ने सत्या से कहा। बोलो ना माँ, क्या काम है? सत्या बोला। मैं सोच रही थी कि तू फार्म हाउस तक जा रहा है तो थोड़ा बगीचे तक भी चला जाता, नींबू के झाड़ से कुछ पीले पीले और पके हुए नींबू तोड़ लाता, अचार बनाना है। तेरे बाबूजी को नींबू का अचार बहुत पसंद है, कल्याणी बोली। यही तो माँ, मैं यही तो चाहता था, सत्या अचानक बोल पड़ा। लेकिन तुझे तो नींबू का अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू नींबू का अचार खाना चाहता है तो पहले क्यों नहीं बताया? कल्याणी बोली। नहीं माँ, मैं तो यही चाहता था कि तुम बाबूजी के लिए नींबू का अचार बनाओ, क्योंकि कल मैंने देखा था कि बगीचे में नींबू के पेड़ पर बहुत अच्छे पीले पीले नींबू लगे थे। सत्या ने अपनी बात की सफाई पेश करते हुए कहा। तू तो आजकल अपने बाबूजी का बहुत ध्यान रखने लगा है, कल्याणी बोली। मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? आखिर मैं उनका बेटा जो हूँ, सत्या बोला। हाँ, अब चल जा, ज़्यादा बातें मत बना, कल्याणी बोली। ठीक है माँ, तो मैं फार्म हाउस से होकर आता हूँ। और इतना कहकर सत्य सुंदर मोटर में बैठा, मोटर स्टार्ट की और चल पड़ा फार्म हाउस की ओर। कुछ ही देर में वो फार्म हाउस पहुँच गया। उसे देखकर काशी चौंक गया और बोला, छोटे मालिक आप यहाँ? हाँ काका, माँ ने नींबू मंगाए हैं अचार के लिए, तो चला आया लेने, सत्या बोला। ठीक है तो छोटे मालिक आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बगीचे से नींबू तोड़कर लाए देता हूँ, काशी बोला। नहीं काका, आप क्यों जाएंगे नींबू तोड़ने बगीचे में, मैं ही चला जाता हूँ, सत्य सुंदर बोला। ना ना बउआ, मेरे होते हुए भला आप क्यों जाएंगे नींबू तोड़ने, काशी बोला।
आपको पता नहीं चलेगा न कि माँ को कैसे नींबू चाहिए। सत्य सुंदर बोला, कैसी बातें करते हो बबुआ, उम्र बीत गई है मेरी यही काम करते हुए। अचार में कौन सा नींबू इस्तेमाल होता है ये भला मुझे मालूम ना होगा। काशी बोला, नहीं काका, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। सत्य सुंदर बोला, तो क्या मतलब है? मेरे छूने से क्या तुम्हारे नींबू अछूत हो जाएंगे? काशी गुस्से से बोला, नहीं काका, कैसी बातें कर रहे हो, बस मैं तो बगीचे की सैर करना चाहता था। सत्य सुंदर बोला, तो ऐसा कहो ना। और बबुआ, वहाँ रामाधीर की बेटी फूल तोड़ने आती है, अंधी है बेचारी। जब कभी उसे लगता है कि बगीचे में कोई चोर घुस आया है तो वो अपनी लाठी फेंक कर मार देती है, जरा सावधान रहना। काशी बोला, ठीक है काका, अब मैं जाता हूँ। सत्य सुंदर बोला, ठीक है बबुआ, और सुनो, ये झोला भी संग लेते जाओ, नहीं तो नींबू कैसे लाओगे? काशी बोला, हाँ ये तो सही कहा आपने। और इतना कहकर सत्य झोला लेकर बगीचे की ओर चल पड़ा। सत्या झोला लेकर बगीचे में पहुंचा। कुछ देर उसने पेड़ के नीचे बैठकर कजरी का इंतज़ार किया, लेकिन कजरी नहीं आई। जब कजरी नहीं आई तो उसने बड़े खराब मन से नींबू तोड़े और सोचा, चलो कुछ देर और कजरी का इंतज़ार कर लेता हूँ। सत्या इंतज़ार करते करते थक गया, लेकिन फिर भी उस दिन कजरी बगीचे में नहीं आई। तब निराश होकर सत्य सुंदर फार्म हाउस वापस आ गया। सत्या को देखकर काशी ने पूछा, आ गए छोटे मालिक? हाँ काका, सत्या ने बड़े बोझिल मन से जवाब दिया। का हुआ छोटे मालिक, इतना उदास काहे दिख रहे हो, ज़्यादा थक गए क्या? काशी ने पूछा, नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्या बोला, ऐसा करो, तुम तनिक आराम कर लो, हम तुम्हारे लिए छाछ लाते हैं, तुम्हें छाछ पीकर अच्छा लगेगा। और इतना कहकर काशी छाछ लेने चला गया। इधर सत्या मन ही मन कुछ बड़बड़ाए, ऐसा क्या हो सकता है जो वो ना आ सकी? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं, लेकिन अभी तो गांव के भीतर जाकर उसके बारे में पूछना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शाम होने की आई है। ऐसा करता हूँ, कल गांव जाकर उसके बारे में पूछता हूँ। सत्या यह सब सोच ही रहा था कि काशी काका छाछ लेकर आ गए और सत्या से कहा, छोटे मालिक लीजिए छाछ पी लीजिए। ठीक है काका, इतना कहकर सत्या ने छाछ पी ली और काशी से बोला, अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है छोटे मालिक, अब कब आना होगा? काशी ने पूछा। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, ज़मीन का सौदा पक्का होते ही अस्पताल बनने लगेगा तो मुझे फार्म हाउस में ही आकर रहना पड़ेगा। सत्य सुंदर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। काशी बोला, और काकी कब तक आएंगी? सत्या ने पूछा। कल आ जाएंगे शायद, काशी बोला। ठीक है, तो कल मैं फिर से आऊँगा और जब भी आया करूँगा तो कुछ किताबें भी लाता रहूँगा। अस्पताल बनना शुरू हो जाएगा तो उसकी निगरानी के लिए मुझे यहाँ आकर रहना पड़ेगा, तो यही रहकर पढ़ाई भी करनी होगी। सत्या बोला, ठीक है छोटे मालिक, तो कल हम आपका इंतज़ार करेंगे दोपहर के खाने पर। काशी बोला, ठीक है, और इतना कहकर सत्या अपनी मोटर में बैठ गया। शाम का वक्त सत्या
सुंदर ने अपनी मोटर बंगले के आगे रोकी और नींबू का झोला लेकर भीतर पहुंचा। क्यों रे, बड़ी देर कर दी? कल्याणी ने पूछा। हाँ माँ, बगीचा घूमने में अच्छा लग रहा था, इसलिए वहीं बैठा रहा थोड़ी देर। और ये रहे आपके नींबू। सत्य सुंदर ने कल्याणी से कहा। ठीक है, जाकर रसोई घर में रख दे, कल इनका अचार बनाऊंगी। कल्याणी बोली। ठीक है माँ। इतना कहकर सत्य सुंदर ने रसोई में नींबू रखे और अपने कमरे में जाने लगा। तभी कल्याणी बोली, जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, तेरे लिए चाय और मूंग दाल का चीला बनाती हूँ। ठीक है माँ, चाय थोड़ी कड़क बनाना, अदरक डालकर। सिर में दर्द है, सत्या बोला, इसलिए तो कहती हूँ कि ज़्यादा धूप में मत घूमा कर। धूप में घूमने से ही सिर दर्द हो गया होगा। कल्याणी बोली। नहीं माँ, धूप में घूमने से नहीं, ऐसे ही दर्द हो रहा है। सत्या बोला। अच्छा, तू हाथ मुंह धोकर आ, चाय पीने के बाद तेरे सिर में तेल से मालिश कर देती हूँ। कल्याणी बोली। ठीक है माँ। और सत्या अपने कमरे में चला गया। शाम का समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। रात का खाना खाकर सत्या बिस्तर में गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कजरी के बारे में सोच रहा था। कजरी का बगीचे में न आना उसकी नींद उड़ने का कारण। जब काफ़ी देर तक सत्या को नींद नहीं आई तो वो एक उपन्यास उठाकर पढ़ने लगा। उपन्यास पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। सुबह हुई, सत्या जागा, लेकिन आज उसका मन सैर पर जाने का नहीं था। रात को देर से सोया था, इसलिए शरीर में सुस्ती सी छाई थी। वह बिस्तर से नहीं उठा, कुछ देर लेटा रहा। फिर उसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी तो वह लान में आकर टहलने लगा। ओस की पारदर्शी बूंदें अभी पत्तियों पर लुढ़क लुढ़क कर खिलवाड़ कर रही थी। गुलाब और चमेली के फूलों की महक ने उसके मन से एक अजब ताजगी भर दी थी। तब उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं लॉन में टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और मूली के पौधे लगे थे। सत्या ने कुछ मूलियाँ, कुछ ताज़ा टमाटर भी तोड़े, कुछ धनिया के पत्ते और हरी मिर्च लेकर रसोई में गया और इन सबको अच्छी तरह साफ करके अच्छा सा सलाद बनाया। तब तक कल्याणी भी जागकर रसोई में खटपट की आवाज़ सुनकर आ पहुंची थी और सुबह सुबह सत्या को रसोई में देखकर बोली, ये क्या कर रहा है? आज सैर करने नहीं गया? नहीं माँ, आज दिल नहीं किया। लॉन में टहलने चला गया था, वहाँ ताज़ी मूलियाँ और टमाटर देखे तो सोचा आप लोगों के लिए सलाद बना दूँ। सत्या बोला। और हाँ, सलाद में हरी धनिया के पत्ते, एक दो हरी मिर्च और नींबू का रस भी डाल देना। तेरे बाबूजी को ऐसे ही पसंद है। कल्याणी बोली। मैंने ये सब डाल दिया है, बस नींबू का रस बाकी है, वो भी डाले देता हूँ। सत्या बोला। तेरे बाबूजी आज खुश हो जाएंगे। कल्याणी बोली। चलो माँ, तुम चाय बना लो और नाश्ता मैं बनाता हूँ। देखना कितना जायकेदार और सेहतमंद नाश्ता बनाता हूँ। बाबूजी अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। सत्या बोला। कहीं गुस्सा हो गए तो? कल्याणी बोली। अरे गुस्सा नहीं होंगे, बस तुम देखती जाओ। सत्या बोला। ठीक है, तो मैं नहाने जा रही हूँ और तू भी तब तक नहा कर आ जा, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। कल्याणी बोली। ठीक है माँ। और इतना कहकर सत्या भी चला गया।
कुछ देर में सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा हुए। आज तुम रसोई में नहीं टेबल पर हो तो नाश्ता कौन बना रहा है? सेठ जानकी दास जी ने कल्याणी से पूछा। जी, आज तो आपके साहबजादे रसोई में हैं। आज का नाश्ता तो वही खिलाएंगे आपको, कल्याणी बोली। तब तो आज के नाश्ते का सत्यानाश न जाने क्या उबाल कर लाने वाला है। सेठ जानकी दास जी बोले। कुछ तो भरोसा कीजिए उस पर, हो सकता है कुछ स्वादिष्ट बनाकर ले आए, कल्याणी बोली। अरे खाने के मामले में और उस पर भरोसा, वो तो मैं नाश्ता आने के बाद ही भरोसा करूँगा, जानकी दास जी बोले। और नाश्ता ना भी पसंद आए तो चुप करके खा लीजिएगा, ज़्यादा मीन मेख मत निकालिएगा, कल्याणी बोली। ठीक है। और इतना कहकर सेठ जी ने सत्या को आवाज़ दी। साहबजादे, अभी क्या देर है नाश्ते में? बस बाबूजी, हो गया, लाता हूँ, सत्या ने रसोई से आवाज़ दी। कुछ ही देर में सत्या ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। आज सत्या ने नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी, कॉर्न कस्टर्ड, संतरे का जूस, साथ में मूली और टमाटर का सलाद बनाया था। चलो परोसो तो जल्दी ज़रा खा कर देखूं कि साहबजादे के हाथों में कितना हुनर है, सेठ जानकी दास जी बोले। और कल्याणी ने फौरन सबको नाश्ता परोस दिया। सेठ जी ने साबूदाने की खिचड़ी का पहला निवाला मुंह में डालते ही कहा, सच में तो वाकई बहुत अच्छी है और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं है, मुझे पसंद आई। उन्होंने कस्टर्ड भी खाए, उन्हें वो भी पसंद आए। सच कहिए, कहीं झूठ तो नहीं कह रहे आप? कल्याणी ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम भी कभी कभी ऐसा सादा नाश्ता भी बना सकती हो, सेठ जानकी दास जी बोले। मैंने कहा था ना माँ कि बाबूजी को नाश्ता पसंद आएगा, सत्या बोला। इस तरह सबने बातें करते करते नाश्ता किया। सेठ जी अपने दफ्तर चले गए और सत्या अपने कमरे में जाकर कुछ पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते सत्या की आंख लग गई और वो सो गया। करीब 11 बजे उसकी आंख खुली और उसे याद आया कि उसे तो फार्म हाउस जाना था। वह फटाफट तैयार हुआ, कुछ किताबें ली, मोटर की चाबी उठाई और चलते चलते कल्याणी से बोला, माँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं कहाँ चला? कल्याणी ने पूछा। माँ फार्म हाउस जा रहा हूँ, सत्या बोला। लेकिन आज फिर से? वो भी भला क्यों? कल्याणी ने पूछा। माँ कुछ दिनों में तो मुझे वहीं जाकर रहना पड़ेगा, तो सोचा कि थोड़ी थोड़ी किताबें फार्म हाउस में रख कर आऊँ, सत्या जाते हुए बोला। ठीक है, लेकिन ज़्यादा धूप में मत घूमना, कल्याणी ने हिदायत देते हुए कहा। ठीक है माँ। और इतना कहकर सत्या बाहर आकर मोटर में बैठा और फार्म हाउस की ओर चल पड़ा। फार्म हाउस पहुंचकर सत्या ने मोटर खड़ी की ही थी कि काशी आकर बोला, छोटे मालिक आप आ गए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। आपकी काकी सिमकी की तबीयत खराब है, इसलिए हमें कुछ देर के लिए गांव जाना होगा। आज दोपहर का खाना हम आपके लिए नहीं बना सकेंगे। कोई बात नहीं काका, आप काकी को देखने जाओ, सत्या बोला। ठीक है छोटे मालिक, तो हम जाते हैं। इतना कहकर काशी जाने लगा। तभी सत्या को याद आया कि कजरी भी तो उसी गांव में रहती है, क्यों न मैं काका के संग ही
गांव चला जाऊं। ये सोचकर उसने काशी को रोककर कहा, ठहरिए काका, क्या मैं भी आपके संग गांव चल सकता हूँ? हाँ चलो, लेकिन धूल भरा रास्ता और छोटी छोटी झोपड़ियों में जाकर क्या करोगे छोटे मालिक? काशी बोला, काशी काका, आप कह रहे थे कि कोई रामाधीर माली है, उसके घर जाना है। बाबूजी कह रहे थे कि उससे मिलकर पूछ लेना कि क्या वो अस्पताल में पेड़ पौधे लगाने का काम करेगा। सत्या ने झूठ बोलते हुए कहा, अच्छा, रामाधीर तो हमारे घर के ही पास रहता है, हमारे साथ चलिए, हम आपको उसका घर बता देंगे। काशी बोला, ठीक है। और इतना कहकर सत्या काशी के संग चला आया। आधा घंटा पैदल चलने के बाद गांव आ गया। दोनों गांव के भीतर घुसे और कुछ ही देर में काशी ने कहा कि वो जहाँ कुआं है ना, वहीं रामाधीर का घर है। ठीक है काका। और इतना कहकर सत्या कजरी के घर जा पहुँचा। उसने बाहर से कजरी को आवाज़ दी, कौन है? भीतर से कजरी की आवाज़ आई, मैं हूँ कजरी, परसों बगीचे में तुमसे मुलाकात हुई थी। सत्या बोला, अरे सुंदर, तुम हो, आओ भीतर आओ। कजरी बोली। सत्या भीतर गया तो देखा कजरी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और पास की खाट पर उसके पिता रामाधीर लेटे हैं। सत्या के भीतर पहुंचने की आहट पाकर कजरी उठी और खाट बिछाते हुए बोली, सुंदर, लो इस खाट पर बैठो, कहो कैसे आना हुआ? तुम कल बगीचे में नहीं आई तो मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बीमार हो। सत्या बोला, मैं तो नहीं, लेकिन बाबू बीमार हो गए थे, इसलिए कल फूल तोड़ने ना आ सकी। कजरी बोली, अच्छा तो ये बात है। सत्या बोला, बाबू ये सुंदर है, मैंने बताया था न कि बगीचे में मिला था। कजरी ने रामाधीर से कहा, बैठो बाबू बैठो, अच्छा किया जो तुम आए। रामाधीर बोला, कल बाबू की तबीयत ज़्यादा खराब थी और फिर गांव के आसपास कोई अस्पताल भी तो नहीं और ना कोई डॉक्टर है जो तबीयत दिखा ले। कजरी बोली, इसलिए तो नया अस्पताल बनाने की सोच रहा हूँ। सत्या बोला, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आएगा? कजरी ने पूछा। अरे मैं नहीं, वो तुम्हारे बगीचे के मालिक है ना, वो ही सेठ जी अस्पताल बनवा रहे हैं और वहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। सत्या बोला, सच कहते हो बाबू, भगवान सेठ जी का भला करे, उसके बाल बच्चे खूब जिए। रामाधीर बोला, अच्छा बाबू, बातें बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। कजरी बोली, ठीक है, मैं तो खा लूँगा, पहले तू बाबू को खाना परोस। रामाधीर बोला और कजरी ने 2 थालियों में खाना परोस दिया। खाना देखकर सत्या को लगा कि वो कैसे ये खाना खा पाएगा, क्योंकि खाने में बाजरे की रोटी, प्याज की चटनी और छाछ थी। लेकिन कजरी को बुरा ना लगे इसलिए वो खाना खाने लगा। वैसे उसे भूख भी लग रही थी और जब उसने एक निवाला मुंह में रखा तो उसे खाना पसंद आया। फिर उसने सारा खाना खत्म करके ही दम लिया। खाना खाकर उसने रामाधीर और कजरी से कुछ देर बातें की और फिर बोला, अच्छा तो मैं चलूँ? कजरी बोली, ठीक है सुंदर, आज तो बाबू कुछ ठीक है, कल ज़रूर फूल तोड़ने बगीचे में आऊँगी। क्या तुम भी कल आओगे बगीचे में? हाँ, कोशिश करूँगा आने की। और इतना कहकर सत्या वहाँ से चला आया। सत्या फार्म हाउस आया और काशी का इंतज़ार करने लगा और उधर काशी ने सोचा कि ऐसा ना हो छोटे मालिक अभी भी रामाधीर के घर बैठे हों।
इसलिए जा पहुँचा। उन्हें खोजते रामधीर के घर और बाहर से आवाज़ देते हुए बोला, रामधीर रामधीर भाई कहाँ हो? अरे काशी आओ, भीतर आओ, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। क्या करूं भाई, फार्म हाउस से फुर्सत ही नहीं मिलती। बिटिया जरा अपने काका को पानी तो पिला। हाँ बाबू अभी लाई। इतना कहकर कजरी पानी लेने चली गई। क्या हुआ, लेटे क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ भाई, कल से तबीयत ज़्यादा खराब है। यहाँ कोई अस्पताल भी नहीं है और ना कोई डॉक्टर के। तबीयत दिखा ली जाए, इसलिए तो हमारे सेठ जी यहाँ आसपास ही एक नया अस्पताल बनवा रहे हैं, जहाँ हम गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। हाँ, अभी सुंदर आया था, उसने बताया। कजरी बोली, वो सुंदर नहीं, सत्य सुंदर हैं, सेठ जी के बेटे, जो अभी विलायत से डॉक्टरी पास करके आए हैं, वही तो इस अस्पताल को चलाएंगे। काशी बोला। काशी की बात सुनकर दोनों बाप बेटी दंग रह गए और काशी से कुछ ना कहा। बस कजरी इतना ही पूछ पाई, तो क्या वो सेठ जी का बेटा है? कजरी ने पूछा। हाँ, अच्छा तो मैं चलता हूँ। वो फार्म हाउस में हमारा इंतज़ार करते होंगे। काशी बोला। ठीक है, आते रहा करो, अच्छा लगता है। रामधीर बोला। ठीक है भाई, फिर कभी आता हूँ। और इतना कहकर काशी चला गया। काशी के जाते ही रामधीर ने कजरी से कहा, मैंने कहा था ना कि आजकल के ज़माने में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखा ना तूने काशी क्या बोला? हाँ बाबू, तुम ठीक ही कहते थे। अब मैं तुम्हारी बात को हमेशा ध्यान रखूंगी। कजरी बोली। मुझे पता है कि मेरी कजरी बहुत समझदार है। रामधीर बोला। और उधर फार्म हाउस में सत्या काशी का इंतज़ार कर रहा था। तभी काशी उसे आता हुआ नजर आया। काशी ने सत्या को देखा तो उसके पास जाकर पूछा, आप अब तक गए नहीं छोटे मालिक? बस काका, घर जाने ही वाला था, आपका इंतज़ार कर रहा था, तो मैं चलता हूँ। सत्या बोला। अरे छोटे मालिक, आप रामधीर के घर गए थे और उससे बता भी दिया कि आप अस्पताल खोलने वाले हैं। काशी बोला। तो क्या आपने सब कुछ बता दिया? सत्या ने पूछा। बस यही बताया कि आप सेठ जी के बेटे हैं और विलायत से डॉक्टरी पढ़कर आए हैं और यहाँ एक अस्पताल खोलने वाले हैं। काशी बोला। ये आपने क्या किया काका? सत्या बोला। क्यों, क्या हुआ छोटे मालिक? हमने कोई गलती कर दी क्या? काशी ने पूछा। कुछ नहीं काका, सब गड़बड़ हो गई। सत्या बोला। क्या हुआ, हमें भी तो बताइए। काशी बोला। कुछ नहीं काका, बाद में बताऊंगा, अभी मैं जाता हूँ। और इतना कहकर सत्या घर चला आया। घर आकर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे परेशान देखकर कल्याणी ने पूछा, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों लग रहा है रे? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। सत्या बोला। ठीक है, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े भी। इतना कहकर कल्याणी चाय बनाने चली गई। चाय पीकर सत्या अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि कजरी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि कितना झूठा हूँ मैं। अब मैं कल उससे क्या कहूँगा, पता नहीं अब वो मुझसे बात करेगी भी कि नहीं।
रात भी हो गई, लेकिन सत्या अपने कमरे से बाहर ना निकला। तभी कल्याणी ने आवाज दी, सत्या चल नीचे आजा बेटा, खाना तैयार है, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आया माँ, बस आया। सत्या चुपचाप नीचे आया, आधा अधूरा सा खाना खाया और ऊपर फिर से अपने कमरे की ओर चला गया। उसे देखकर सेठ जानकी दास जी बोले, कल्याणी क्या होता जा रहा है इसको? कुछ नहीं, मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर इसका विवाह रचा दो तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कल्याणी बोली, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी राय दी है तुमने। सेठ जानकी दास जी बोले, अच्छा, मतलब मैं तो जैसे दुनियादारी जानती ही नहीं। कल्याणी बोली, तुम तो रूठ गई, मेरा वो मतलब नहीं था। सेठ जानकी दास जी बोले, मैं सब समझती हूँ कि आपका क्या मतलब था। कल्याणी बोली, अरे तुम भी ना मेरी बात सुनो। अभी कल ही मैं सेठ बद्रीनाथ जी से मिला, बहुत मिले हैं उनकी, करोड़ों की सुना है उनकी एक बेटी है। तुम कहो तो बात चलाऊं रिश्ते की। सेठ जानकी दास जी बोले, अभी रहने दो जी, अभी तो इतने सालों बाद विलायत से लौटा है, कुछ दिन मुझे भी अपने बच्चे के साथ रह लेने दीजिए। बहू के आने के बाद और अस्पताल खुलने के बाद वो कहाँ मेरे साथ समय बिता पाएगा। कल्याणी बोली, ये भी तुम सही कहती हो। जानकी दास जी बोले, समय आने पर सब हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे दूध देकर आती हूँ। ठीक से खाना भी नहीं खाया आज उसने, पता नहीं क्या सोचा करता है। कल्याणी बोली, अरे जवान बच्चा है, रहने भी दो, इस उम्र में बहुत कुछ होता है सोचने के लिए। सेठ जानकी दास जी बोले, आप शायद सही कह रहे हैं। कल्याणी बोली, और ऐसे ही उस दिन रात बीत गई। सुबह हुई, लेकिन सत्या के मन की उलझनें और भी बढ़ गई थी। वो सोच रहा था कि वो कैसे कजरी से बात करेगा। उसका झूठ कहीं कजरी के मन में उसके लिए है कड़वाहट न भर दे। फिर भी वो सारी उलझनों को एक ओर रखकर फार्म हाउस की ओर रवाना ही हो गया। फार्म हाउस पहुंचा, उसने अपने कमरे में किताबें रखी और बाहर बगीचे की ओर जाने लगा। काशी गौशाला में काम कर रहा था। उसने सत्या की मोटर की आवाज सुन तो ली थी, लेकिन उस समय वो अपना काम अधूरा छोड़कर न आया। लेकिन जब सत्या बाहर आया, उसने सत्या के पास जाकर पूछा, छोटे मालिक कहाँ चले? बस थोड़ा बगीचे की ओर जा रहा था, सोचा आज वही किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर लूं। सत्या बोला, ठीक है, लेकिन कुछ देर में वापस आ जाइएगा। अभी आपकी काकी कुछ दिन और गांव से नहीं आएगी, इसलिए कुछ खाना हो तो मैं आपके लिए बना कर रखूंगा। काशी बोला, काका जो आप खाएंगे मैं भी वही खा लूंगा। सत्या बोला, मैंने तो अपने लिए बैगन भुने थे, सोचा भरता बना लूं। दोस्तों, आगे की कहानी कल।